India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। गोधरा कांड दोषी को 17 साल जेल में काटने और पत्थरबाजी की भूमिका देखते हुए मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बाकी बचे 17 दोषियों की अपीलों पर जनवरी में होगी सुनवाई। लोक सेवक भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रत्यक्ष सबूत के अभाव में परिस्थिति जन्य साक्ष्य से ठहराया जा सकता है दोषी। अवधेश राय हत्याकांड में 26 साल बाद आया फैसला। गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी को 10 साल की कैद, 5 लाख का जुर्माना। भीम सिंह को भी 10 साल की हुई सजा। शिवसेना चुनाव चिन्ह फ्रीज मसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। उद्धव ने चुनाव आयोग के फैसले को दी चुनौती। India Legal presents Courts Roundup. दो 2002 में गोधरा में ट्रेन में जलाकर 59 लोगों की हत्या करने के मामले में एक दोषी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। दोषी फारूक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वह पिछले 17 सालों से जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के कड़े विरोध के बावजूद फारूक को जमानत दी है। फारूक जलती ट्रेन पर पत्थरबाजी करने का दोषी पाया गया था। फारूक के ट्रेन पर इसलिए पत्थरबाजी की थी कि ताकि चलती ट्रेन से लोग उतर ना पाए और उनकी मौत हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी फारूक 2004 से जेल में है और वो पिछले 17 साल से जेल में रह चुका है, लिहाजा उसे जेल से जमानत पर रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बाकी बचे 17 दोषियों की अपीलों पर क्रिसमस की छुट्टियों के बाद जनवरी में सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा ट्रेन कोच जलाने के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी को जमानत दे दी है। अदालत ने ये जमानत ये देखते हुए दी कि वो पिछले 17 वर्षों से जेल में बंद है। प्रधान न्यायाधीश जीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने दोषियों में से एक फारूक की ओर से पेश वकील की दलील पर ध्यान दिया कि उसे अब तक की अवधि को देखते हुए जमानत दी जाए। इस मामले के कई दोषियों की सजा के खिलाफ अपील शीर्ष अदालत में लंबित है। गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये सबसे जघन्य अपराध था जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया था और दोषियों की अपील जल्द से जल्द सुनने की जरूरत है। मेहता ने कहा कि आमतौर पर पथराव करना मामूली प्रकृति का अपराध है। हालांकि मौजूदा मामले में ट्रेन के कोच को बोल्ट किया गया था और ये सुनिश्चित करने के लिए पथराव किया गया था कि यात्री बाहर न आ सके और इसके अलावा फायर टेंडर पर भी पत्थर फेंके गए। फारूक समेत कई अन्य लोगों को साबरमती एक्सप्रेस के कोच पर पथराव करने का दोषी ठहराया गया था। पिछली सुनवाई में भी गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दोषियों की जमानत का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट में तब भी गुजरात सरकार ने पत्थरबाजों की भूमिका को गंभीर बताया था क्योंकि उसी वजह से जलती ट्रेन से झुलसते हुए यात्री निकल नहीं पाए और जलकर मारे गए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वस्त किया था कि वो हर दोषी की भूमिका की जांच करेंगे। सरकार ये भी देखेगी कि इस परिस्थिति में क्या कुछ लोगों को जमानत पर रिहा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से 15 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा था। 13 मई 2022 को अदालत ने दोषियों में से एक अब्दुल रहमान धंतिया उर्फ
कनकत्तो जम्बूरो को 6 महीने की अंतरिम जमानत इस आधार पर दी थी कि उसकी पत्नी टर्मिनल कैंसर से पीड़ित थी और उसकी बेटियों को मानसिक रूप से कमजोर हैं। 11 नवंबर 2022 को कोर्ट ने उसकी जमानत 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी थी। 27 फरवरी 2002 को जो अपराध हुआ था उसके परिणाम स्वरूप साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच के अंदर आग लगने से 59 लोगों की मौत हो गई थी, जो अयोध्या से कार सेवकों को ले जा रही थी। गोधरा कांड ने गुजरात में सांप्रदायिक दंगों को जन्म दिया। मार्च 2011 में ट्रायल कोर्ट ने 31 लोगों को दोषी ठहराया था, जिनमें से 11 को मौत की सजा सुनाई गई थी और बाकी 20 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 63 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया। 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने 11 की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया और अन्य 20 को दी गई उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। वहीं पूर्वांचल के माफिया डॉन और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को MP MLA कोर्ट ने 1996 के अवधेश राय हत्याकांड में 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तीसरे मामले में मुख्तार अंसारी को ये सजा सुनाई गई है। गैंगस्टर एक्ट में कुल 5 मामले थे। अंसारी अवधेश राय हत्याकांड में भी दोषी हैं। अंसारी के साथ उसके सहयोगी भीम सिंह भी आपको बता दें, उसको भी 10 साल की सजा दी गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत सजा सुनाने के बाद मुख्तार अंसारी को प्रयागराज कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को 10 दिन के रिमांड पर सौंप दिया है। मुख्तार को इससे पहले अलग अलग मामलों में 5 और 7 साल की जेल की सजा सुनाई जा चुकी है। बांदा जेल में बंद माफिया सरगना मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह गैंगस्टर मामले में दोषी पाए गए हैं। गाजीपुर के MP MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को 10-10 साल की सजा और 5-5 लाख जुर्माना लगाया है। विशेष जज ADJ दुर्गेश पांडे ने गवाहों और साक्ष्य के आधार पर मुख्तार और भीम सिंह को दोषी पाया। इसके बाद सजा सुनाई गई। ED की कस्टडी से मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया। इधर दोषी करार दिए जाने के बाद भीम सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 1996 में दर्ज गैंगस्टर मामले में 26 साल बाद कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दिया। इसके बाद सजा की घोषणा हुई। मुख्तार अंसारी लंबे समय से जेल में ही बंद है। अंसारी को बांदा जेल से प्रयागराज लाया गया था। प्रयागराज कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को उसे 10 दिन की रिमांड पर सौंप दिया। ED ने PMLA की आपराधिक धाराओं के तहत अंसारी को हिरासत में लिया। अंसारी एजेंसी की पेशी वारंट के आधार पर प्रयागराज की एक अदालत में उसे पेश किया गया था। ED ने नवंबर में प्रयागराज में अपने कार्यालय में पूछताछ के बाद उनके विधायक बेटे अब्बास अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार आतिफ रजा को गिरफ्तार किया गया था। मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उत्तर प्रदेश पुलिस की दर्ज कई FIR से निकला है। इसके अलावा विकास कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी के खिलाफ 2 प्राथमिकियां दर्ज की गई थीं, जिसे अंसारी की पत्नी आतिफ रजा समेत 2 रिश्तेदार और अन्य लोग चला रहे थे। मुख्तार अंसारी जमीन हथियाने, हत्या और वसूली समेत अन्य आरोपों पर उनके खिलाफ दर्ज कम से कम 49 आपराधिक मामलों के संबंध में ED की जांच के घेरे में है। वो हत्या के प्रयास और हत्या समेत कई मामलों में उत्तर प्रदेश में मुकदमों का सामना कर रहा है। मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह पर 1991 में अवधेश राय हत्याकांड के बाद 1996 में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था। लंबे समय तक ट्रायल नहीं होने से मामला टलता रहा। पिछले कुछ वर्षों से इस केस की सुनवाई इलाहाबाद की बेंच कर रही थी, लेकिन बाद में मुकदमा जिला सत्र न्यायालय MP MLA की विशेष कोर्ट गाजीपुर ट्रांसफर कर दिया गया। गैंगस्टर एक्ट में कुल 5 मामले थे। इसमें 2 गाजीपुर, 2 वाराणसी और 1 चंदौली में मामला दर्ज था। इस मामले में 12 दिसंबर को 11 गवाहों की गवाही, जिरह और बहस पूरी हो चुकी थी। इसके बाद फैसला सुनाने की तारीख 15 दिसंबर तय की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कल्लाकुरुची स्टूडेंट आत्महत्या मामले में 5 आरोपियों को जमानत दी गई थी। जस्टिस BR गवाई और जस्टिस विक्रमनाथ की पीठ ने पीड़िता की मां की याचिका पर जवाब मांगा। AOR राहुल श्याम भंडारी की सहायता से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा और एडवोकेट G प्रियदर्शनी याचिकाकर्ता के लिए पेश हुए। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट का निर्णय जमानत न्याय शास्त्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है।
याचिका में यह भी कहा गया कि हाईकोर्ट ने जो मामला है उस मामले में मेरिट पर फैसला करने में भी गलती की है, जो निष्पक्ष सुनवाई और न्याय के रास्ते में आता है। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट ने इस तरह से फैसला पारित किया जैसे कि अभियुक्तों को बरी करने से संबंधित अपीलीय कार्रवाई को जब्त किया गया हो। याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि आईपीसी की धारा 305 का अपराध आरोपी व्यक्ति के खिलाफ फैसले में स्पष्ट रूप से दोष मुक्ति की प्रकृति में निर्णय पारित करने में आकर्षित नहीं होता, केवल जमानत आदेश दे रहा हूं। याचिका में कहा गया कि आरोपी प्रभावशाली लोग हैं और जांच को प्रभावित कर सकते हैं और याचिकाकर्ता के परिवार के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि आरोपियों में से एक आपराधिक इसका इतिहास रहा है और ऐसे में जिस पर अदालत ने विचार नहीं किया, और एक अन्य आरोपी जिसने आवेदन दायर नहीं किया था उसे मौखिक प्रार्थना पर जमानत दी गई थी, जो कि अन्यायपूर्ण और शक्ति का मनमाना प्रयोग है। इस प्रकार याचिकाकर्ता द्वारा ये प्रार्थना की गई कि वह अपनी याचिका को अनुमति दे और मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दे। 12वीं कक्षा के छात्र की कथित आत्महत्या के कारण तमिलनाडु में सार्वजनिक आक्रोश और व्यापक विरोध हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक राज्य को स्थानीय निकाय के लिए राजनीतिक आरक्षण और ओबीसी के लिए आरक्षण के सवाल पर हाईकोर्ट के निर्देशों के आधार पर गठित आपको बता दें कि आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया। जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ के समक्ष भारत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कर्नाटक राज्य का पक्ष रखा। मेहता ने कहा कि ओबीसी के लिए आरक्षण के सवाल का फैसला करने के लिए हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार गठित आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए वर्तमान में आयोग का काम चल रहा है। दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को बीबीएमपी के चुनाव शीघ्रता से कराने, मतदाता सूची के अंतिम सूची के प्रकाशन की तारीख से 6 सप्ताह के भीतर चुनाव कार्यक्रम प्रकाशित करने का निर्देश दिया था। बीबीएमपी के चुनाव समय पर कराने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिकाओं में एक बेंच की सुनवाई पारित करते हुए आदेश पारित किया गया। इसमें से एक याचिका राज्य निर्वाचन आयोग ने दायर की थी। इसे राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 18 दिसंबर 2020 को नोटिस जारी करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देश को इस आधार पर चुनौती दी कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार बीबीएमपी के 198 वार्ड के बजाय 243 वार्ड में चुनाव होने चाहिए। हाईकोर्ट ने बीबीएमपी में वार्ड को बढ़ाने वाले कर्नाटक नगर निगम तीसरा संशोधन अधिनियम 2020 संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस हिमा कोहली की खंडपीठ ने देश भर के राज्यों में ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालय की स्थापना के संबंध में सभी राज्य सरकारों और हाई कोर्ट्स को 8 सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि मामले के फैसले के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक है, इसीलिए कोर्ट ने देश के सभी हाईकोर्ट्स और राज्य सरकारों को पक्षकार बनाया था। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि अपने जवाब में कुछ राज्यों ने प्रस्तुत किया कि उनके पास एक वैकल्पिक प्रणाली मौजूद है। ये केवल कुछ क्षेत्रों जैसे उत्तर पूर्व और जनजातीय क्षेत्रों को बाहर करती है। पीठ नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज फॉर फास्ट जस्टिस की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ग्राम न्यायालय अधिनियम को लागू करने की मांग की गई थी। नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज फॉर फास्ट जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर ग्राम न्यायालय की स्थापना की मांग करते हुए कहा कि इस मामले में संसद द्वारा 2008 में पारित एक अधिनियम के तहत नागरिकों को घर पर न्याय देने के उद्देश्य से जमीनी स्तर पर ग्राम न्यायालय की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया था, लेकिन फिर भी 14 साल से कई राज्यों ने एक भी ग्राम न्यायालय की स्थापना नहीं की है। पीठ ने मामले में पक्षकारों के रूप में कोर्ट्स और हाईकोर्ट्स को जोड़ने का फैसला किया था। पीठ ने यह भी कहा कि वह यूपी जैसे राज्यों को निर्देश देगी जिन्होंने ग्राम अदालतें स्थापित की है, वे अपने अनुभवों को साझा करते हुए हलफनामा दाखिल करें।
शिवसेना के चुनाव चिन्ह तीर धनुष को फ्रीज करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। उद्धव ठाकरे की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि चुनाव आयोग ने हमारा पक्ष सुने बिना ही हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया, जो कि इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने फैसले में स्पष्टीकरण चाहते हैं, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि प्रारंभिक आपत्ति नहीं सुनी जा सकती। हम हाईकोर्ट की इस टिप्पणी पर स्पष्टीकरण चाहते हैं। कोर्ट ऐसा कैसे कह सकती है? ठाकरे ने चुनाव आयोग द्वारा उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह धनुष तीर को फ्रीज करने पर एकल न्यायाधीश की कोर्ट में गुहार भी लगाई थी। ठाकरे ने 13 दिसंबर को एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। 15 नवंबर को न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने ठाकरे की याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि चुनाव आयोग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई रोक नहीं लगाई गई थी। चुनाव आयोग ने ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों को 8 अक्टूबर को आधिकारिक मान्यता तय होने तक एक ही नाम या प्रतीक का उपयोग करने से रोकने का निर्देश दिया था। हाल ही में हुए अंधेरी और उपचुनाव के लिए उन्हें अलग अलग सिंबल आवंटित किए थे। ठाकरे ने अपील की थी कि चुनाव आयोग ने फ्रीजिंग आदेश पारित करते समय माना था कि शिवसेना पार्टी के 2 गुट हैं। उन्होंने दावा किया था कि ये नहीं कहा जा सकता कि पार्टी में 2 गुट है, क्योंकि वह उचित रूप से पार्टी के निर्वाचित अध्यक्ष हैं, जिसे शिंदे ने भी स्वीकार किया था। गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी ब्रिज हादसे में 7 आरोपियों की जमानत याचिकाओं को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार को 2 जनवरी 2023 तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। हादसे में 135 लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे में गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों में से 7 पिछले महीने एक सत्र न्यायालय द्वारा जमानत से इनकार किए जाने के बाद अब हाईकोर्ट का रुख कर चुके हैं। आरोपियों के नाम ओरेवा समूह के प्रबंधक देवांग परमार, दिनेश दवे और दीपक पारेख, उपठेकेदार प्रकाश परमार, अल्पेश गोहिल, मनसुख टोपिया, महादेव सोलंकी, मुकेश चौहान और टिकट बुकिंग क्लर्क सुरक्षा गार्ड दिलीप गोहिल है। इन सभी पर आईपीसी की धारा 304, 308, 336, 337 और 114 के तहत मामला दर्ज किया गया। जब उनका मामला 13 दिसंबर को कोर्ट के सामने आया तो जस्टिस समीर जे दवे की बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। ओरेवा कंपनी द्वारा मरम्मत और रखरखाव के बाद मच्छू नदी पर लटका हुआ 141 साल पुराना पुल 2 सप्ताह पहले फिर से खोला गया था। गुजरात हाईकोर्ट वर्तमान में इस घटना से संबंधित एक सुमोटो मामले की सुनवाई कर रही है और इस मामले में पहले राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक हलफनामा में सोमवार को कहा कि घटना में मृतकों में से प्रत्येक परिवार को अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान किया जाएगा और राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि पुल ढहने की घटना में प्रत्येक मृतक के परिजनों को कुल 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं घायलों को 1-1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। बता दें कि मोरबी नगर पालिका और राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष हलफनामा दायर किया। गुजरात उच्च न्यायालय ने मोरबी कांड की गंभीरता को देखते हुए 7 नवंबर को दुर्घटना का स्वयं संज्ञान लिया था और ऐसे में गृह विभाग सहित अधिकारियों को एक नोटिस जारी कर 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी थी। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि हम राज्य सरकार से सख्त कार्रवाई की उम्मीद करते हैं। लोक सेवक भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि लोक सेवक के रिश्वत लेने का मामले में प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में परिस्थिति जन्य साक्ष्य से दोषी ठहराया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य भी दोष सिद्ध के लिए काफी है। अदालत ने कहा कि रिश्वत की मांग और स्वीकृति साबित करना होगा। इस फैसले और 3 जजों की पीठ के फैसलों में कोई विरोधाभास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार पर बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक लोक सेवक को प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। बेंच ने कहा कि घूस की मांग और घूस लेने का सबूत अगर दस्तावेज मौखिक रूप से नहीं मिलता तो परिस्थिति जन्य साक्ष्य भी दोष सिद्धि के लिए काफी है।
जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस B.R. गवई, जस्टिस A.S. बोपन्ना, जस्टिस V. रामासुब्रमण्यम और जस्टिस B.V. नागरत्ना की 5 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि मृत्यु या अन्य कारणों से शिकायतकर्ता का प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध न होने पर भी PC अधिनियम के तहत लोक सेवक को दोषी ठहराया जा सकता है। रिश्वत की मांग परिस्थितियों के आधार पर निष्कर्षात्मक साक्ष्य के माध्यम से सिद्ध की जाती है। जस्टिस नागरत्ना ने फैसला सुनाया। आरोपी के अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष को पहले रिश्वत की मांग और बाद में स्वीकृति को तथ्य के रूप में साबित करना होगा। बेंच ने कहा कि अगर लोक सेवक द्वारा बिना किसी मांग के रिश्वत दिया गया और लोक सेवक ने रिश्वत ले लिया तो ये धारा 7 के अनुसार स्वीकृति का मामला बनता है। अगर लोक सेवक घूस की मांग करता है और देने वाला उसे स्वीकार करता है तो ये प्राप्ति का मामला है। दोनों मामलों में प्रस्ताव और मांग को अभियोजन पक्ष द्वारा साबित करना होगा। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ताओं के साथ साथ अभियोजन पक्ष को भी ईमानदार प्रयास करना चाहिए ताकि भ्रष्ट लोक सेवकों को सजा दी जा सके और उन्हें दोषी ठहराया जा सके, ताकि प्रशासन और शासन भ्रष्टाचार से मुक्त हो सके। पीठ ने ये भी कहा कि इस फैसले और इसके लिए 3 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में कोई विरोधाभास नहीं है। 3 जजों वाली बेंच ने धारा 7 और धारा 13 उपधारा के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि को बनाए रखने के लिए आवश्यक सबूत की प्रकृति और गुणवत्ता के संबंध में फैसले ने संविधान पीठ गठन किया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संशोधित विधेयक 2018 में रिश्वत देने वाले को भी इसके दायरे में लाया गया है। इसमें भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और ईमानदार कर्मचारियों को संरक्षण देने का प्रावधान है। लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार का मामला चलाने से पहले केंद्र के मामले में लोकपाल से और राज्यों के मामले में लोकायुक्त से अनुमति लेनी होगी। रिश्वत लेने वाले को अपना पक्ष रखने के लिए 7 दिन का समय दिया जाएगा, जिसे 15 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। जांच के दौरान ये भी देखा जाएगा कि रिश्वत किन परिस्थितियों में दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस के आपराधिक जांच विभाग और CID को बीरभूम नरसंहार के मामले में आरोपी की हिरासत में मौत के मामले में CBI के अधिकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। 12 दिसंबर को बीरभूम नरसंहार मामले में मुख्य आरोपी ललन शेख को राज्य के बीरभूम जिले में CBI हिरासत में मृत पाया गया। CID ने बाद में CBI के 7 अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। मार्च में वापस पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हिंसा भड़क उठी, जिसमें स्थानीय अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के नेता भादु शेख की हत्या के कथित प्रतिशोध में 10 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले की जांच राज्य द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT से CBI को स्थानांतरित कर दिया। भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत इसके उप महानिरीक्षक सहित 7 वरिष्ठ CBI अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। जस्टिस जय सेन गुप्ता ने CID जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उन्होंने रेखांकित किया कि जांच के दौरान उठाए गए सभी कदमों की सावधानी पूर्वक वीडियोग्राफी की जानी चाहिए। कोर्ट के आदेश भी सामने आया। फिलहाल CID अगले आदेश तक मामले की जांच जारी रखेगी। जांच के दौरान उठाए गए सभी कदमों की वीडियोग्राफी की जानी है, विशेष रूप से गवाहों के बयानों की रिकॉर्डिंग और सामान की बरामदगी यदि कोई हो। न्यायालय ने आगे ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक CBI अधिकारियों के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाना चाहिए और अदालत के नेतृत्व के बिना CID द्वारा कोई अंतिम रिपोर्ट दायर नहीं की जानी चाहिए। जस्टिस सेन गुप्ता ने आदेश में ये भी कहा है कि मृतक के दूसरे पोस्टमार्टम के लिए CBI की प्रार्थना खुली रखी जाती है। वर्तमान कार्रवाई में मृतक की पत्नी को भी पक्षकार बनाने का आदेश दिया गया। तदनुसार मामले को 21 दिसंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.